माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, कृपया आप बैठ जाएं। आप बैठ जाएं तभी तो मैं सुनूंगा। हाईवे साहब आप बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाएं तभी तो मैं आप सबको मैं सुनूंगा तभी जब आप बैठ जाएं। कृपया आप लोग बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं ना। अगर इफ यू वांट टू से मिस्टर टैगोर, इफ यू वांट टू से एनीथिंग तो काइंडली टेक योर सीट. Definitely I will allow you. But certainly I think so if you just clear this passage, I am ready to listen you. I think so if I am ready to listen anybody, leader of the party or somebody, so why I think so you must maintain house should be in order. I am requesting you. कृपया आप अगर आप सुनना चाहते हो इमरान मसूद साहब सबको ले जाइए। मैं सुनूंगा। अगर रेल का महत्वपूर्ण कल से चर्चा हो रही है, सभी माननीय सदस्यों ने रेल के मंत्रालय पे अपने अपने क्षेत्र के सुझाव दिए हैं, कुछ डिमांड किया है और पूरे देश की जो रेलवे की लाइफलाइन है उस पे माननीय मंत्री जी का जवाब आना है। तो कृपया ये परंपरा रही है कि रेलवे के बजट पे जो सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सभी लोग उसमें भाग लेते हैं और माननीय मंत्री जी को अपने उठाए गए प्रश्नों का जवाब सुनते हैं। कृपया आप सुनिए तो माननीय रेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी विस्तृत, इतनी सुंदर और इतने अच्छे तरीके से जो चर्चा कराई रेलवे की डिमांड ऑन ग्रांट्स पे, और कई माननीय सांसदों ने इसमें भाग लिया। कल रात में 12 बजे तक, करीब 11:30 बजे तक आपने इस चर्चा को किया। इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी का कि आपने सभी माननीय सांसदों को अपनी अपनी बात कहने का एक मौका दिया और उसमें किस तरह से सभी ने अपने अपने क्षेत्र की बातें रखी। कई ने अपने राष्ट्र के मुद्दे रखे, कई ने अपने अच्छे काम भी गिनाए और कई ने अपनी और डिमांड्स भी रखी। मैं सभी माननीय सांसदों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतनी समृद्ध चर्चा में भाग लिया। अगर इसी भावना के साथ रिप्लाई भी सुनते तो और भी आनंद आता, लेकिन जैसी आपकी इच्छा, इसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। देश तो रुकेगा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे के प्रति उनका इतना इमोशनल कनेक्ट है। उन्होंने रेलवे को विशेष ध्यान देकर रेलवे के लिए एक हिस्टोरिक बजट पेश किया। 2,52,000 करोड़ रुपए का रेलवे के लिए एक जीबीएस देना अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी को। उन्होंने हर तरह की प्रॉब्लम को समझ के रेलवे के बजट में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने मदद की और 2,52,200 करोड़ रुपए का जो जीबीएस दिया है उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी माननीय सांसदों को कि आपने पूरे वर्ष भर जिस तरह से संवाद रखा, हमेशा मिलते रहे, अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम को लेके आते रहे और उसमें कई चीज़ें सॉल्व हुई, कुछ चीज़ें सॉल्व और अभी होंगी। ऐसा संवाद इस डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा यही एक बड़ा मूल है कि एक अच्छा संवाद होता रहे और एक से दूसरे के साथ बातचीत करके हम इस देश को आगे बढ़ाते रहें। मैं माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले रेलवे के फाइनेंशियल्स पे आऊँगा क्योंकि ये बजट के सत्र का विषय है
माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड में रेलवे को काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी। उन मुश्किलों से निकल के आज रेलवे एक हेल्दी सिचुएशन में आई है और रेलवे के जो टोटल खर्चे हैं उन खर्चों में बड़े खर्चों को, छोटे खर्चों को, सबको मिला के आज परिस्थिति ऐसी है कि करीब करीब सारे Nothing will go on record except रेल मंत्री श्री. Nothing will go on record. Please carry on. करीब सारे खर्चे रेलवे आज अपने ही इनकम से मीट कर पा रहा है। रेलवे का एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा आइटम है 1,16,000 करोड़ का और पेंशनर्स है करीब 15 लाख, तो उनका पेंशन की कॉस्ट है करीब 66,000, 66,000 करोड़। एनर्जी की कॉस्ट 32,000 करोड़ है और फाइनेंसिंग की कॉस्ट करीब 25,000 करोड़ है। ये सब करीब मिला के टोटल एक्सपेंडिचर 2,75,000 करोड़ का है और इनकम रेवेन्यू करीब 2,78,000 करोड़ का है। तो करीब 2-3 साल कोविड के बाद से करीब अब हर साल अपनी जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जितने खर्चे हैं वो रेलवे अपने ही रेवेन्यू से मीट कर पा रहा है, जो कि एक अच्छी हेल्दी पोजीशन की तरफ रेलवे अब बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास लगा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे पैसेंजर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी सब्सिडी देता है। रेलवे का खर्चा पैसेंजर्स को ट्रैवल कराने में 1 किलोमीटर ट्रैवल कराने में ₹1.38 का खर्चा होता है। ₹1.38 का खर्चा होता है। इसके अगेंस्ट रेलवे टिकट जो लेती है वो मात्र 73 पैसे का होता है, मात्र 73 पैसे का, यानी टोटल 53% ही रेवेन्यू लेती है, 47% डिस्काउंट होता है और इस टोटल डिस्काउंट का जो प्रमाण जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो है 60,000 करोड़ रुपए। 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रेलवे अपने पैसेंजर्स के ट्रैवल पे देती है और ये बेसिकली एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह से रेलवे लेती है और ये बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण ऑब्लिगेशन होता है। रेलवे ने 2020 के बाद में पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए हैं और 2020 से कांस्टेंट है। आज भी किसी भी पड़ोसी देशों से भी कंपैरिजन करें तो रेलवे का किराया बहुत कम है। मैं अगर यूरोप के देशों से कंपैरिजन नहीं कर रहा अभी, उसमें तो 20 गुना, 15 गुना, 10 गुना है, लेकिन केवल अगर हमारे पड़ोस के देशों के साथ कंपैरिजन करें तो भी एक 350 किलोमीटर की जो ट्रैवल होती है, भारत में जहां 121 रुपये है, पाकिस्तान में 436 रुपये, बांग्लादेश में 323 रुपये और श्रीलंका में 413 रुपये। मतलब अगर हम यूरोप से कंपेयर करें तो यूरोप में तो 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना होगा। इतना एक सब्सिडाइज ट्रैवल भारत में होता है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरे विषय पे आऊँगा। सेकेंड पॉइंट है हमारे रेलवे के मेजर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। माननीय अध्यक्ष जी, गौरव की बात है, बहुत ही गौरव की बात है और विपक्ष के सभी साथी भी इसमें गौरव करेंगे, सभी साथी गौरव करें इसमें कि आज भारत विश्व के टॉप 3 लोडिंग कंट्रीज में कन्वर्ट हो रहा है। इस साल 1.6 बिलियन टन कार्गो रेलवे कैरी करेगा, जो कि अपने आप में एक इतिहास है, रिकॉर्ड है। और अब सिर्फ चाइना और यूएस और भारत ये टॉप 3 हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की और इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी देशवासियों को और सभी सांसदों को और सभी रेलवे के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष जी,
34,000 किलोमीटर रेलवे के ट्रैक बने, जो कि जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क से भी ज़्यादा है। अध्यक्ष जी, ट्रैक जो रिप्लेस हुए, पुरानी पटरियों को रिप्लेस करके नई पटरी बनाना, तो उसमें 50,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी हैं और इसके कारण सेफ्टी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। अध्यक्ष जी, 12,000 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने, जिससे कि बहुत बड़ा देश में इसका लाभ हुआ है। और कोविड के बाद में पैसेंजर्स इस बार फिर 720 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स भारत की रेलवे कैरी करेगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। LHB कोचेस जो जहां मात्र 400-500 बनते थे, अध्यक्ष जी अब 5,000 साढ़े 5,000 बनते हैं और 41,000 LHB कोचेस बने हैं इन 10 वर्षों में। अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव का प्रोडक्शन, इंजन का प्रोडक्शन 1,400 पे पहुंच गया है, जो पूरा अमेरिका, पूरे यूरोप, इन दोनों को जोड़ दे उससे भी ज्यादा है भारत का लोकोमोटिव का प्रोडक्शन। अध्यक्ष जी, गौरव की बात है, देश ने 2 लाख वैगन ऐड किए अपनी फ्लीट में, 2 लाख वैगन ऐड किए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। 14,000 ब्रिजेस को पूरा रीबिल्ड किया, रिहेबिलिटेट किया है। अध्यक्ष जी, 3,300 स्टेशन को डिजिटल कंट्रोल पे लेके आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष जी, एक ऐसा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें अगर 1 सेकंड के लिए भी मान्यवर सांसद महोदय सुने तो उनकी छाती गर्व से फूल उठेगी। अध्यक्ष जी, आज भारत रेलवे का बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरा है और ऑस्ट्रेलिया में मेट्रो के कोच जा रहे हैं, यूके, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में बोगी जा रही है भारत की एक्सपोर्ट होके। फ्रांस, मैक्सिको, रोमानिया और स्पेन, जर्मनी और इटली में प्रोपल्शन के इक्विपमेंट जा रहे हैं। मोजाम्बिक, बांग्लादेश, श्रीलंका में पैसेंजर कोच जा रहे हैं और जल्दी ही मरहोरा में, सारण जिले में, बिहार में बनने वाले लोकोमोटिव जाएंगे दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने के लिए। और तमिलनाडु से बने हुए पहिए, व्हील्स सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होंगे। ये गौरव की बात है माननीय अध्यक्ष जी, और पूरा देश इसमें गौरव करे। ये प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा सबूत है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं और बताना चाहूंगा, इस साल 2025 में भारतीय रेलवे स्कोप 1 नेट जीरो अचीव करेगा। स्कोप 1 नेट जीरो बहुत बड़ा टारगेट है। इस टारगेट को 2025 में भारतीय रेलवे अचीव करेगा। अध्यक्ष जी, 5 लाख लोगों को भारतीय रेलवे ने रोजगार दिया है, 5 लाख लोगों को, और एज वी स्पीक आज भी 1 लाख लोगों के लिए भारतीय रेलवे में रिक्रूटमेंट का काम चल रहा है। 1 लाख लोगों के लिए रिक्रूटमेंट का काम चल रहा है। अध्यक्ष जी, रेलवे ने फ्रेट कॉरिडोर को करीब कंप्लीट कर दिया है और बहुत बड़ा फोकस है सेफ्टी पे। मैं इस विषय पे आना चाहूँगा। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज किए हैं सेफ्टी पे, लॉन्गर रेल, बेटर क्वालिटी ऑफ रेल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, फॉग सेफ्टी डिवाइस, इन सब को लाके भारत की रेलवे ने बहुत बड़ा फोकस करके एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लेके आए। बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस लेके आए और ट्रैक मेंटेनेंस के लिए एक नई तरह की एक गाड़ी बनी है, RCR कहते हैं इसको, रेल कम रोड व्हीकल, वो बना के जिससे कि ट्रैक मेंटेनेंस को बहुत ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना पड़े। प्राइमरी रेल रिन्यूअल 50,000 किलोमीटर किया है। अध्यक्ष जी, इन सब का रिजल्ट ये आया है कि जो वेल्डिंग के फेलियर होते थे, पहले 3,700 होते थे 2013-14 में, आज
90% कम होके मात्र 300 से कम रह गए थे। अध्यक्ष जी, वैसे ही रेल फ्रैक्चर, पहले रेल फ्रैक्चर बहुत सुनते थे। आज रेल फ्रैक्चर जो 2013-14 में 2500 होते थे, वो मात्र 240 रह गए हैं। वो भी ये उसी काम का परिणाम है ये। अध्यक्ष जी, बहुत कई अचीवमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रखूंगा कि रेलवे के सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट अब बढ़ के 1,16,000 करोड़ का हो गया है, जो कि पहले से कई गुना है। और इसका रिजल्ट, इन सब काम का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में अगर आप जानेंगे सबको खुशी होगी। सर ये क्या हो रहा है? सर वीडियो बना रहे हैं, सर वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बन रही है यहाँ पे सर। सर ये करो, सर सस्पेंड करो, सर वीडियो बन रही है। केवल माननीय मंत्री जी का भाषण जाएगा, वक्तव्य जाएगा। आप कृपया सदन की मर्यादा रखें। मिस्टर टैगोर, you can make any video from the bell. मिस्टर टैगोर, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, इन सब चीजों का परिणाम ये आया है कि माननीय लालू यादव जी के समय में मिनिस्टर इज रिप्लाइंग ऑन रेलवे बजट। आई थिंक सो ही इज गिविंग इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट्स एंड ऑल द डेवलपमेंटल वर्क। काइंडली यू शुड हैव पेशेंस टू लिसन। माननीय मंत्री जी, काइंडली एड्रेस। माननीय लालू जी के समय में 234 एक्सीडेंट होते थे, उसमें डिरेलमेंट मिलाए 464 होते थे, यानी करीब 700 के आसपास एक्सीडेंट साल के होते थे माननीय लालू यादव जी के समय में, यानी 365 में 700 करीब डेली 2 के बराबर होते थे। वैसे ही ऑनरेबल ममता बनर्जी जी के समय में 165 एक्सीडेंट्स होते थे, 230 उसमें डिरेलमेंट जोड़ो तो 395, 395 यानी डेली 1। खड़गे जी के समय में, माननीय खड़गे जी के समय में 118 एक्सीडेंट, 263 उसमें डिरेलमेंट जोड़ो तो 381 एक्सीडेंट्स टोटल होते थे, यानी डेली 1। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली 2014 में, तब से सेफ्टी पे पूरा फोकस किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, नई टेक्नोलॉजीज लेके आए। 2019-20 में कम होके ये आंकड़ा 291 में पहुंचा और आज एक्सीडेंट्स 30, डिरेलमेंट ऐड करो 43, तो टोटल 73 पे आ गया है, जो कि पहले से 90% कम है और 2014-15 से 80% कम है। बहुत, लेकिन इसमें हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें लगातार मेहनत करते जाना है और हर तरह के प्रयास करना है, जिससे कि रेलवे की सेफ्टी और भी ज़्यादा हर वक्त बढ़े। माननीय अध्यक्ष जी, कई मान्यवर सांसदों ने लोको पायलट की बात उठाई। मैं बताना चाहूँगा, लोको पायलट रनिंग रूम, जिसमें लोको पायलट अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं और रेस्ट करते हैं, उन रनिंग रूम्स की ऐसी परिस्थिति थी 2014 से पहले कि किसी का उसका जिक्र ही कैसे करें। आज 500 के 558 सारे के सारे 100% एयर कंडीशन लोको पायलट के रनिंग रूम है। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी एक भी लोको में कोई टॉयलेट नहीं होता था। जो हमारी महिला लोको पायलट्स है, उनकी परिस्थिति कैसी होती थी। आज 1100 लोकोमोटिव में टॉयलेट है, बहनों के लिए एक सुविधा की जा रही है, और जितने नए डिजाइन के लोकोमोटिव बन रहे हैं, उन सब में उनमें एक विशेष व्यवस्था की गई है टॉयलेट्स की। अध्यक्ष जी, लोको पायलट में एक और विषय आया कि उनके ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा है। मैं बताना चाहूँगा कि एवरेज ड्यूटी आवर्स 7.7 आवर्स है रेलवे के इस समय में, और जो 104 घंटे ड्यूटी करनी होती है, उसकी जगह 91 आवर्स आज एवरेज ड्यूटी आवर्स है। तो लोको पायलट्स का रेलवे के प्रति बहुत बड़ा योगदान है, उनका हम ध्यान रखते हैं लगातार, और लगातार उनकी परिस्थिति में सुधार किया जा रहा है।
अध्यक्ष जी, 5 लाख जो एम्प्लॉयमेंट दिया है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहला एग्ज़ाम किया, उसमें 1,26,00,000 एम्प्लॉइज कैंडिडेट्स थे। 68 दिन तक एग्ज़ाम चला, 133 शिफ्टों में, 211 शहरों में, 726 सेंटर में और 15 भाषा में। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अभी हाल ही में ALP का एग्ज़ाम चल रहा है, खत्म हुआ। 18 लाख कैंडिडेट्स उसमें बैठे, 5 दिन तक एग्ज़ाम चला, 15 शिफ्टों में, 156 शहरों में, 346 सेंटर में और 15 भाषा में। कोई दिक्कत नहीं आई। कल मेरे बहुत अच्छे मित्र थिरु दुराई वाइको जी हैं, नहीं आज अभी दुराई वाइको जी को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो नियम बनाया अपने होम टाउन से दूर सेंटर रहने का, ये माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य का नाम ले लें और एड्रेस करें चेयर को। माननीय सदस्य तक ये बात जाए। जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जो कल माननीय दुराई वाइको जी ने एक प्रश्न उठाया था, ये जो होम टाउन से बाहर सेंटर रखने का, ये पूरे देश भर की पॉलिसी है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए पॉलिसी नहीं है। पूरे देश में ऐसा ही करते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम और ज़्यादा स्मूथ हो और कहीं उसमें एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी पे कोई प्रश्न नहीं आए। माननीय चंद्रशेखर जी ने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया था। मैं बताना चाहता हूं कि जो 5 लाख एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, रिजर्वेशन के सभी नियम कानून उसमें पालन किए गए हैं, बिना कोई डेविएशन के। अध्यक्ष जी, लोगों रेलवे में एम्प्लॉयमेंट के लिए 60 साल में पहली बार एनुअल कैलेंडर की व्यवस्था की गई है और उसको 2025, 2024 दोनों वर्षों में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आऊंगा पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशंस पे। बहुत सारे मान्यवर सांसदों ने कहा कि जनरल कोच की संख्या कम हुई है। मैं एकदम स्पष्ट बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है, मिडिल क्लास के प्रति समर्पित है और हमारी पार्टी अंत्योदय की भावना से काम करती है, हमेशा से गरीबों के लिए काम करती है, मिडिल क्लासेस के लिए काम करती है। और आज आप देखोगे, आज जो टोटल हमारे कोच की फ्लीट है, उस टोटल फ्लीट में से जो स्लीपर और जनरल कोचेज हैं, वो 56,000 स्लीपर और जनरल कोच है और एसी कोच मात्र 23,000 है, यानी 70% है स्लीपर और जनरल कोच अध्यक्ष जी, और 30% है एसी कोच। इतना क्लियर, जो पहले 2/3 1/3 था, वो आज 70-30 की तरफ रेशियो शिफ्ट हो गया है। इस साल भी करीब 4,160 स्लीपर और जनरल कोचेस बनाए जा रहे हैं और कंटिन्यूसली जनरल कोच बनाने का प्रयास बढ़ाया जा रहा है। 17,000 जनरल कोच बनाने का प्रोग्राम ऑलरेडी सैंक्शनड है। कहीं पर भी गरीब से गरीब यात्री को भी रेलवे की सुविधा में दिक्कत नहीं आएगी, इतना आप विश्वास रखिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आऊंगा, जो कई मान्यवर सांसदों ने भीड़ भाड़ के बारे में की, भीड़ भाड़ के लिए उसकी किस तरह से व्यवस्था हो, उसके लिए पिछले साल होली में 604 स्पेशल ट्रेन चलाई थी। फिर गर्मी के मौसम में छुट्टियों में करीब 13,000 स्पेशल ट्रेन चलाई। फिर छठ और दिवाली में 8,000 स्पेशल ट्रेन चलाई और महाकुंभ के समय में 17,330 स्पेशल ट्रेन चलाई, जिसके लिए दिन रात मेहनत की और एक बहुत बड़ा प्रयास किया, जिससे कि देश भर से श्रद्धालु जन आके इतने बड़े इस जो संकल्प में, इस भागीरथी संकल्प में भाग ले सके। और इसमें रेलवे ने करीब 2.5 साल से काम चालू किया था, 2.5 साल पहले काम चालू किया था। गंगा जी पर नया पुल बनाया, जंगाई फाफामऊ की लाइन को डबल किया, 21 फ्लाईओवर अंडरपास बनाए, 3 नई वॉशिंग लाइन बनाई, 48 प्लेटफॉर्म्स को बढ़ाया, 23 परमानेंट होल्डिंग एरियाज बनाए, एक स्टेशन पे पूरे के पूरे 9 स्टेशन पे काम किया और बहुत अच्छा
मान्य श्रद्धालुओं का बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था, फिर भी सभी श्रद्धालुओं ने जी भर के आशीर्वाद दिया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके इस आशीर्वाद से रेलवे का हमेशा आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, लगातार फॉलो अप करते थे, एक एक बात की जानकारी रखते थे। माननीय गृह मंत्री जी का लगातार फॉलो अप करते थे, बराबर गाइडेंस देते थे। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जिनका लगातार संवाद रहता था और हर तरीके से कोऑर्डिनेशन, चाहे भीड़ का कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन, बसेस का कोऑर्डिनेशन, हर तरह का कोऑर्डिनेशन लगातार होता था। और इस साल होली में अभी जो सीजन चल रहा है, मैं माननीय सभा अध्यक्ष महोदय बताते हुए खुशी होती है कि 1107 स्पेशल ट्रेनें इस साल होली पे चल रही हैं। अध्यक्ष जी, इसके अलावा कई परमानेंट स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। जो न्यू दिल्ली स्टेशन में एक बहुत दुखद हादसा हुआ था, उसके बाद में 60 स्टेशनों में परमानेंट होल्डिंग एरिया बना रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल को परमानेंट कर रहे हैं और 40 फुट चौड़े फुट ओवर ब्रिजेस बनाने का काम हाथ में लिया है। सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा वॉर रूम बना रहे हैं, न्यू जनरेशन के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बना रहे हैं, न्यू डिज़ाइन के आईडी कार्ड्स बना रहे हैं, न्यू डिज़ाइन की यूनिफॉर्म बना रहे हैं और स्टेशन डायरेक्टर की पोस्ट को अपग्रेड कर रहे हैं। और प्रयास ये कर रहे हैं कि जितनी कैपेसिटी हो उतने ही टिकट बेचे जाए। मैं अध्यक्ष आऊँगा LHB कोचेस पे। कई मान्यवर सांसदों ने ये पर्सनली मिलने के साथ भी कहा और माननीय मंत्री जी सभी माननीय सदस्यों का नाम ले करके उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो कृपया आप लोग अपने उठाए गए विचारों को माननीय मंत्री जी विस्तार से कह रहे हैं, तो उसको कृपया सुने और आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने स्थान पर रहें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, LHB कोच सेफ होते हैं पुराने डिज़ाइन के ICF कोचेस के कंपैरिजन में। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद में जहां 550 के आसपास साल के प्रोडक्शन होता था, उसको 10 गुना बढ़ा के 5,500 किया। और मैं आपके सामने बहुत ही संतुष्टि के साथ कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस तीसरी टर्म में सारे के सारे कोचेस को LHB में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और ये सभी के लिए फायदे का बात है, सभी के लिए इसका लाभ होगा, आप सबके एरियाज में इसका बेनिफिट होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप भी इसका आनंद उठाइए और थोड़ा शोरगुल के बजाय बैठ के तालियां बजाइए, वो ज़्यादा लाभ होगा। आपके एरिया में भी लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। माननीय सभापति जी, वंदे भारत चेयर कार की डिमांड हर जगह से आती है। 50 और नई वंदे भारत चेयर कार बनाई जाएगी। स्लीपर का वंदे भारत स्लीपर 260 नई वंदे भारत स्लीपर बनाई जाएंगी। अमृत भारत, जो कि एक बहुत ही अच्छी ट्रेन है हमारे श्रमिक वर्गों के लिए और जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए एक अच्छा साधन है, वो 100 नई अमृत भारत ट्रेन बनाई जाएंगी। मेमू, जिसकी डिमांड बार बार आती है, 50 नई मेमू बनाई जाएगी। और नमो भारत ट्रेन, जो कि बहुत अच्छी चल पड़ी है, वैसी 50 और नई ट्रेन बनाई जाएगी। और वर्षा ताई है यहाँ पर, वर्षा गायकवाड़ जी, माननीय अध्यक्ष जी, वर्षा ताई सुने। वर्षा जी का नाम ले लीजिए, वर्षा का नाम ले लिया, आप वो सुनेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे श्रीकांत भाई भी यहाँ पर बैठे हैं और हमारे मुंबई के, महाराष्ट्र के कई सांसद बैठे हैं। अभी हाल ही में माननीय देवेंद्र जी से मेरी चर्चा हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का मुंबई के लोकल ट्रेन को सुधारने के लिए जो प्रयास है, वो मैंने चर्चा की माननीय देवेंद्र जी से और माननीय अध्यक्ष जी, ये तय हुआ 238 नई ट्रेन मैन्युफैक्चर होगी मुंबई के लोकल ट्रेन के लिए। 238 नई ट्रेन रवाना होगी। और वर्षा जी सुनती तो खुश होती, लेकिन अभी वेल में है, वेल से भी अगर ताली बजा ले तो उनका लाभ हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। उधर जाके ताली बजाएंगी तो और अच्छा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो बैंगलोर, हमारे कर्नाटक के माननीय सांसद महोदय यहाँ पर है, माननीय जोशी जी है, माननीय
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको ये भी बताते हुए हर्ष होता है कि कर्नाटक में बेंगलुरु के सबअर्बन के लिए जो ट्रेन्स मैन्युफैक्चर, ट्रेन्स के प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आ रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि बेंगलुरु सबअर्बन की ट्रेन्स भी अब ICF चेन्नई में बनेंगी, रेलवे उसको मैन्युफैक्चर करके देगा। तो ये इस भावना के साथ काम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, जिससे कि देश के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र है वो लेके चले आगे और सबके लिए प्रयास करें। इसमें थोड़ा आपका विपक्ष का भी प्रयास हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और ऐसा ही मेरा सबसे निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रेलवे में जो हुआ है उसके ऊपर। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि हमारे 68 डिवीजन में से 49 डिवीजन ऐसे हैं जिसका अभी पंक्चुअलिटी 80% से अधिक पहुंच गया। 80% पंक्चुअलिटी इन 49 डिवीजन्स। और उससे भी गौरव की बात यह है कि 12 डिवीजन ऐसे हैं जहां पंक्चुअलिटी 95% पहुंच गई है। ये विश्व के जो बड़े विकसित और समृद्ध राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के बराबर पहुंचने की एक प्रयास है। इसमें अभी बहुत मेहनत करनी है और भी मेहनत करेंगे, लेकिन कम से कम 12 डिवीजन आज ऐसे हो गए जहां पे 95% पंक्चुअलिटी पहुंच गई है। माननीय अध्यक्ष जी, बात कवच की आई, कई माननीय सांसदों ने कवच की बात कही, मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। आज मैं बताना चाहूंगा कि जो काम विश्व के दूसरे देशों ने 1980-1990 में किया था, वो काम भारत में मोदी जी के आने के बाद में ही आरंभ हुआ। 2016 में इसका कवच का डेवलपमेंट चालू हुआ, 19 में फर्स्ट वर्जन बना, फिर बाद में उसकी टेस्टिंग हुई और 2024 के जुलाई के महीने में फाइनल वर्जन कवच 4.0 बना और अब बड़े स्केल पे कवच का रोल आउट होगा। 10,000 लोकोमोटिव पे और 15,000 किलोमीटर पे एक साथ कवच का काम चालू हो रहा है। और अध्यक्ष जी, आसान काम नहीं है, ये पूरी तरह से पूरा टेलीकॉम का नेटवर्क, जैसा BSNL का नेटवर्क है वैसा पूरा बनाना पड़ता है। ये केवल एक डिवाइस नहीं है कि लोकोमोटिव के ऊपर रख दिया, इसमें बहुत केयरफुली पूरी हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे टेलीकॉम के टावर लगते हैं, उसके ऊपर टेलीकॉम का इक्विपमेंट लगता है, पूरे रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क लगता है, हर स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है और उसके बाद में लोको और ट्रेन के ऊपर कवच का डिवाइस लगता है। इसके लिए 20,000 स्टाफ को, फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है और 13 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कवच के कोर्स चालू किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं अगले विषय पे आऊंगा, देश में किस तरह से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। 7वां विषय अध्यक्ष जी, बहुत गौरव की बात है कि जो हमारा वर्षों से ड्रीम था, उस ड्रीम को, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के सपने को माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सपने को पूरा किया है। और ये सपना अंजी और चिनाब के जो 2 पुल बने हैं, उस पुल के ऐसे ऐसे नए कीर्तिमान बने हैं। चिनाब का पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। ऐसा मान्यवर अध्यक्ष जी, सभी विपक्ष के सभी साथियों को भी इसमें गौरव करना चाहिए। और बहुत जल्दी जम्मू से श्रीनगर तक एक नई गाड़ी चलेगी। CRS का इंस्पेक्शन फाइनल हुआ है, उनकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में उन्होंने जो जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को पूर्ण किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होगा, CRS की परमिशन लेके जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चलेगी और देश का एक बहुत बड़ा सपना है, वो सपना पूरा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देश में फ्रेट कॉरिडोर कई वर्षों से सपना था। UPA की सरकार में केवल उसका फ्रेट कॉरिडोर का नाम लिया जाता था। 2014 तक
फ्रेट कॉरिडोर में 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, केवल 0 किलोमीटर। आज माननीय अध्यक्ष जी, फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट होने पे आया। महाराष्ट्र में श्रीमान ठाकरे जी के डिले के कारण थोड़ा सा रह गया था, अब वो भी कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। आज फ्रेट कॉरिडोर पे 350 ट्रेन डेली चल रही है और जो 24 घंटे लगते थे पोर्ट तक पहुंचने के, आज 12 घंटे में सामान हिंटरलैंड से पोर्ट तक पहुंचता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये मोदी जी का काम करने का तरीका है। इस स्पीड से काम करते, शकुंतला भी बनाएंगे। आप उधर आके बोलो, मैं आपको जवाब दूंगा। उधर बैठ के सब कुछ मिलेगा, पूछो उधर से। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 97 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनके पूरे हो गए और 257 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बन रहे हैं। मैं और मान्यवर सांसद महोदय से भी, मान्यवर अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने अपने एरिया में जहां पर भी कार्गो का ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो नाम लेके मेरे पास आए, वहां पर हम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएंगे। और जो बैठ के बोलेंगे उन्हीं के लिए बनाएंगे, जो खड़े होके बोलेंगे उनके लिए और वेट करना पड़ेगा थोड़ा। करेंगे जो माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद 2014 तक देखिए कैसे 60 साल का काम और 10 साल का काम। आजादी के बाद 2014 तक 125 किलोमीटर टनल्स भारत के रेलवे नेटवर्क में थी। 125 किलोमीटर टनल्स 2014 से आज तक माननीय अध्यक्ष जी 460 किलोमीटर नई टनल्स बनी है। 460 किलोमीटर नई टनल। और इसमें भी जो गौरव की बात है, इस दुनिया ने भारत के इंजीनियर्स का और आत्मनिर्भर भारत का, मोदी जी के विजन का लोहा माना है। आज हिमालयन टनलिंग मेथड, एक नया टनलिंग का मेथड इजाद हुआ है। माननीय अध्यक्ष, ये इस देश की ताकत है, जिस ताकत को विपक्ष भी अगर पहचाने तो आपको भी गौरव होगा, आपको भी खुशी होगी और आपको भी आनंद आएगा। मैं सभी मान्यवर सांसदों से निवेदन करता हूं कि ये जो उपलब्धि है देश की, इस उपलब्धि के लिए सभी मान्यवर सांसद जोर से ताली बजा के देश की इस उपलब्धि पे गौरव करें। ये होता है देश की बात। मान्यवर अध्यक्ष जी, हम लोग उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने आज तक राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के भावना को लेकर आगे चले। माननीय मंत्री जी, आप सभी के लोगों के द्वारा उठाए गए बिंदुओं का विस्तार से जवाब दे रहे हैं, रेल मंत्रालय की योजनाओं का, उपलब्धियों का की चर्चा कर रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण क्षण हो नहीं सकता। कृपया इस महत्वपूर्ण क्षण में आप सभी लोग माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को सुने। आपसे अनुरोध है माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उपलब्धि टनल बोरिंग मशीन्स TBM, जो कि मेट्रो के काम आती है, रेलवे में काम आती है और भी कई चीजों में, प्रोजेक्ट्स में काम आती है, वो भी आज तमिलनाडु में बनने लगी है। और हेरन कनेक्ट कंपनी नई फैक्ट्री डाल रही है चेन्नई में, जो कि 6.5 मीटर डायमीटर की टनल बोरिंग मशीन तमिलनाडु में बनाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि इन 10 वर्षों में बड़े बड़े ब्रिजेस का निर्माण हुआ है। गंगा जी पर 4 पुल बने हैं, प्रयागराज जी पे, गाजीपुर में, पटना में और मुंगेर में 4 ब्रिज बने, 3 ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे ही हुगली में जुबली ब्रिज बना, तमिलनाडु में पम्बन ब्रिज बना, ब्रह्मपुत्र में बोगीबिल कंप्लीट हुआ और एक और गुवाहाटी में नया ब्रिज बन रहा है, सरई घाट में
वैसे ही चेनाब के ऊपर चेनाब ब्रिज बना और कोसी नदी पे कोसी ब्रिज बना, जो कि 1990 कई वर्षों पहले सैंक्शन हुआ था। उस काम को भी बिहार की जनता के लिए, मिथिलांचल की जनता के लिए माननीय मोदी जी ने प्रयास करके जोड़ा सबको, और ये मोदी जी का काम करने का तरीका है। माननीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक प्रोजेक्ट में इतनी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। सिक्किम में प्रोजेक्ट शिवोक से रैंको तक पहुंच रहा है। आसाम में नए काम लिए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर से पहले नाहरलगुन तक बन गया प्रोजेक्ट। नागालैंड में प्रोजेक्ट बहुत 31 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है। मणिपुर में जिरीबाम से इम्फाल खोंगसांग तक पहुंच गया है। मिजोरम में ऑलरेडी 17 किलोमीटर होर्टोकी तक कंप्लीट हो गया है। त्रिपुरा में आजादी के बाद में पहली बार ब्रॉड गेज लाइन आई, वो भी मोदी जी के इन सब प्रयासों के कारण बनी। वैसे ही माननीय अध्यक्ष जी, स्टेशंस बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और कल मान्यवर एक सांसद महोदया ने, कई मान्यवर सांसदों ने एक तथ्य रखा था, वो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है, माननीय सीएम रमेश जी से मेरी बात हुई, ये एक कम्युनिकेशन गैप हो गया था। टोटल 7 स्टेशन बनके इनॉग्रेट हो चुके हैं और 129 स्टेशन कंप्लीट हो गए हैं, जिसका जल्दी ही इनॉग्रेशन होएगा। और 2025-26 में और भी कई सारे स्टेशन बनेंगे। अध्यक्ष जी, ये विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है और इसमें सभी का सहयोग पड़ेगा। एक मान्यवर सांसद ने कल विषय उठाया था, मान्यवर सुधा जी ने, क्या कर रहे हैं मान्यवर सुधा जी ने, माननीय रेल राज्य मंत्री जी, आपके मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप कृपया अपने स्थान से दो। मान्यवर अध्यक्ष जी, कल मान्यवर सुधा जी ने पॉइंट उठाया था उनके एक स्टेशन के बारे में। मैंने कल रात में ही यहाँ से बाहर निकलते ही सबसे पहले जनरल मैनेजर सदर्न रेलवे को फोन किया कि उस स्टेशन पे अधिकारियों को भेजें और उसकी चेकिंग करें, जांच करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा और सभी माननीय सांसदों को भी निवेदन करूंगा, आप सब काम की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें और कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। समय अधिक लगे लेकिन काम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये मार्गदर्शन दिया है कि ये जो काम हो रहा है 50 साल के लिए काम हो रहा है, तो 50 साल के लिए जो काम हो रहा है उसके ऊपर पूरा ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। माननीय अध्यक्ष जी, करीब 14,000 अंडरपासेस में से 4,000 अंडरपासेस में पंप लगाया गया था पिछले मॉनसून में, जिससे कि पानी की प्रॉब्लम नहीं आए। और अभी भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक नई तरह के डिजाइन बनाए हैं। करीब 1800 में एक परमानेंट करेक्शन किया गया है और कवर करना, साइड वॉल बनाना, हब बनाना, ड्रेन्स बनाना, जो जॉइंट है उसको सीलिंग करना, पीयू की ग्राउटिंग करना, लाइनिंग करना, कंक्रीटिंग करना, कई तरह के काम हाथ में लिए गए जिससे कि अंडरपासेस में जो पानी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, कल एक प्रयास किया गया कि तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी बहुत स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी भी प्रदेश के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करते हैं और इसका मैं डेटा देना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट तौर पे डेटा देना चाहूंगा कि एक स्टेट में बजट रिकॉर्ड एलोकेशन दिया गया है। आंध्र प्रदेश में जहां 886 करोड़ का बजट होता था, अब 9,400 करोड़ का बजट है। जहां आसाम और नॉर्थ ईस्ट में मात्र 2,000 करोड़ का बजट होता था, अब 10,400 करोड़ का बजट है। बिहार में जहां मात्र 1,000 करोड़ का बजट होता था, आज 10,000 करोड़ का बजट है बिहार के लिए। माननीय अध्यक्ष, दिल्ली के लिए 100 करोड़ भी नहीं देते थे, आज 2,500 करोड़ का बजट है और अब तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से इसमें काम चलेगा। गुजरात के लिए
500 करोड़ का होता था, आज 17,000 करोड़ का बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा के लिए 300 करोड़ का बजट होता था, 3,500 करोड़ का बजट है आज। हिमाचल के लिए 100 करोड़ का बजट होता था, 2,500 करोड़ का बजट है आज। जम्मू कश्मीर के लिए, झारखंड के लिए, कल एक झारखंड के भाई हंसता जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ बजट नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, झारखंड के लिए मात्र 450 करोड़ बजट होता था, आज माननीय मोदी जी 7,000 करोड़ का बजट दे रहे हैं झारखंड को। कर्नाटक के लिए 850 करोड़ की जगह 7,500 करोड़। केरल के लिए 300 करोड़ होता था मात्र, आज केरल के लिए 3,000 करोड़ का है। मध्य प्रदेश 600 करोड़ की जगह 14,000 करोड़ है। महाराष्ट्र 1,000 करोड़ होता था, आज 23,000 करोड़ है। 23,000 करोड़ का बजट है। उड़ीसा 800 करोड़ का बजट होता था, आज 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी जो 225 करोड़ का बजट था, आज 5,500 करोड़ का बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार बनी है, 682। माननीय मंत्री जी राज्यवार ब्यौरा दे रहे हैं। राज्य में प्रत्येक तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आंध्रा हो, कितना बजट का एलोकेशन इंक्रीज हुआ है, कृपया आप लोग सुने और डिटेल रिप्लाई दे रहे हैं माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो तमिलनाडु में मात्र 800 करोड़ का बजट होता था, रुम्बा नल्ला बजट 6,626 करोड़। मैं प्रयास कर रहा हूं 2-3 शब्द बोलने का, तो ये भेदभाव की जो आरोप लगाते हैं, वो भेदभाव का आरोप एकदम गलत है। तेलंगाना नया स्टेट बना, 5,500 करोड़ का बजट है, 5,337। उत्तराखंड मात्र 100 करोड़ का बजट होता था, 4,600 करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश मात्र 1,000 करोड़ का बजट होता था, इतने बड़े प्रदेश का आज 19,000 करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश के लिए। और मान्यवर जो वेस्ट बंगाल के हमारे सांसदों ने अध्यक्षीय विषय उठाया, बंगाल में मात्र 4,380 करोड़ का बजट होता था, आज मोदी जी 14,000 करोड़ का बजट दे रहे हैं। ये इतना बड़ा बजट है, कहां पर भेदभाव की बात है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल एक निवेदन कर सकता हूं, और मैं कई मान्यवर सांसदों को इन पर्सन भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मान्यवर मुख्यमंत्रियों से निवेदन करके जो लैंड एक्विजिशन का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है, उसमें रेलवे की मदद करें ताकि काम आगे बढ़े। केरल में मात्र 14 या 15% लैंड एक्वायर हुई है, तमिलनाडु में मात्र 23% लैंड एक्वायर हुई है, ओनली 23%। तो कैसे काम होगा? केरल में मात्र 14% लैंड एक्वायर हुई है, वैसे ही वेस्ट बंगाल में ओनली 21% लैंड एक्वायर हुई है। काम कैसे होगा? ऐसे तो काम नहीं होगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मान्यवर मुख्यमंत्री इसमें सहयोग दें तो देश का लाभ होगा, उनके प्रदेश का भी इसमें लाभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स में ऐतिहासिक काम हुआ है। कोलकाता मेट्रो 1972 में स्टार्ट हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी, 1972 में स्टार्ट हुआ था। 1972 से 2014 42 साल हुए। 42 साल में मात्र 28 किलोमीटर का काम हुआ। 42 साल। मोदी जी के इन 10 वर्षों में 38 किलोमीटर का काम हुआ है। कहाँ 42 साल का काम और कहाँ ये 10 साल का काम? ये काम का परिणाम है। इसलिए आज लगता है कि मान्यवर सांसद महोदय थोड़ा और अगर धैर्य के साथ सुनते तो बहुत अच्छा रहता, आपको भी कई जवाब मिलते, कई अच्छी चीजें आप जान पाते। मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं अब आऊंगा। कई मान्यवर सांसदों ने बुलेट ट्रेन पे विषय उठाया। मैं बुलेट ट्रेन के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक जो माइंडसेट है उसकी बात है। माइंडसेट की बात है। कई मान्यवर सांसदों ने कहा कि बुलेट ट्रेन की जरूरत है।
ये भावना कांग्रेस के समय से एक लगातार अपने अंदर एक हीन भावना भरने की कोशिश की गई थी। ये उसी भावना का परिणाम। हमें माननीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ना है, देश को आगे लेके जाना है और इस तरह से प्रोजेक्ट्स लेने जिससे कि जो आने वाली जनरेशन से उनके लिए हम कुछ खड़ा करें। माननीय अध्यक्ष जी और भी मान्यवर सांसदों के सभी विषय है वो सारे के सारे एक एक मान्यवर सांसद के विषय नोट किए गए। मैं सभी को डिटेल में जवाब दूंगा और मैं माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि रेलवे के लिए इतना अच्छा बजट का सपोर्ट दिया और इस सपोर्ट के लिए माननीय सांसदों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी भावना के साथ मिलकर काम करें। माननीय अध्यक्ष जी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम को आगे रखें, अंत्योदय की भावना को साथ रखें, सबका साथ सबका विकास के प्रधानमंत्री जी के मंत्र को लेके आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष।